वक्फ बोर्ड के गठन में एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जो है इसमें जो है कोई नॉन मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के गठन में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। तो ये बिल्कुल आर्टिकल 14-16 जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है कि आप किसी भी, जैसे गोल्डन टेम्पल का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, आपके पटना में ही जो है जो अपना जो स्टेशन पर जो महावीर मंदिर है उसका अपना एक कमेटी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और उसके जो कमेटी, उसमें कोई मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते, क्रिश्चियन नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम को देना, जबकि उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के जो लगातार गहमा गहमी का माहौल है, दरअसल हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस पर आपका क्या फीडबैक है, आपका नज़रिया क्या है, आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, 6 अगस्त 2024 को जब पार्लियामेंट में लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, तो मैं उस वक्त पटने में ही था और जब उसके बारे में सुना तो जानकारी उस वक्त नहीं थी। फिर हम लोग जो है वक्फ बोर्ड गए, वहाँ से वक्फ की कॉपी निकाले, जो ये कुल 40-42 पेज का एक्ट है, उसको हम लोग अध्ययन किए। फिर जो है और जो एक्सपर्ट हैं वक्फ के, उस पर जो ये करके एक ड्राफ्ट तैयार किए कि किस किस बिंदुओं पर इस पर ऑब्जेक्शन है। उसके बाद फिर आप देखे होंगे कि मैं जमा खान, जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, इरशादुल्लाह साहब वक्फ बोर्ड के CEO, और जो फैजी साहब जो डायरेक्टर हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, आलम महमूद साहब और दीगर जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो वक्फ से संबंधित पदाधिकारी हैं, विजय चौधरी जी से मिले उसी दिन 6 अगस्त को। फिर जो है हम लोग जो है अशोक चौधरी जी से भी मिले और फिर इस मामले में मुख्यमंत्री से भी बात हुई कि जो है क्या लोगों की प्रतिक्रिया पड़ती है इसमें। आप देखे होंगे खालिद अनवर साहब भी। उसके बाद फिर उसी दिन शाम को माननीय मंत्री जमा खान, वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ये सारे लोग मुख्यमंत्री से जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी बात। अब पिछले दिनों दिखाया आपके जो है, फिर उसके बाद एक जो शिष्टमंडल जिसमें जो हमारी मिली तंजीमें हैं जो इसको लेकर के जो है काम कर रही हैं, उनका एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला और माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर पिछले दिनों JDU पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई, जिसमें माननीय मंत्री ललन सिंह जमा खान साहब, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विजय चौधरी साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, मैं खुद मौजूद था, खालिद अनवर साहब थे। फिर जो जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति है वो सब जो हमारे जो जितने भी तंजीमें हैं, इमारत शरिया से लेकर और दीगर तंजीमें, उन लोगों ने लिखित दिया कि क्योंकि मामला आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को ही शाम में इसको जो है JPC में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया गया। जो जगदम्बा पाल साहब जो है वो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उसके तहत सुनवाई हो रही। आप देखे होंगे कि 7 तारीख को ही मैंने अपनी प्रतिक्रिया जो मैंने पाया, स्टडी किया और जो विद्वानों से जाना, और मैं खुद अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर जो 1257 उसका सेक्रेटरी हूँ। पिछले दिन मैं बहुत कुछ उस हैसियत से भी जानता हूँ। तो हम लोगों ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि इस बिल से किन किन बिंदुओं पर जो सबसे ज़्यादा आपत्ति है। पहले तो ये जानना चाहिए कि जो है वक्फ किस तरह के होते हैं। तो वक्फ जो है 3 तरह के, पहले वक्फ बाय यूजर्स, वक्फ फी सबीलिल्लाह, वक्फ अलल औलाद। और इस एक्ट के धारा 3 को समाप्त करने में वक्फ कर देने से वक्फ बाय यूजर्स का मतलब है बहुत सारी वक्फ संपत्तियां हैं जो सैकड़ों साल पहले किन्होंने वक्फ कर दिया, जो अपना इस्लामिक शरी तरीका है उससे वक्फ कर दिया।
लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसप्लेस हो गया तो वो आज तक बाई यूज़ जो है वो वक्फ की संपत्ति है। लेकिन इस बिल के पास हो जाने से ऐसी संपत्तियां वक्फ की संपत्तियां नहीं रहेंगी, जो कि यह है। और इससे पहले पूरे देश में दो ही तरह का वक्फ बोर्ड का गठन था, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड। और इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया है कि बोरा वक्फ बोर्ड, आगा खानी वक्फ बोर्ड, तो 4 वक्फ बोर्ड होंगे जहाँ जहाँ इसकी होगी। उसके अलावा सेक्शन 40 है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और क्या है ये? सेक्शन 40 में कि जो है किसी को भी संपत्ति को वक्फ का जो है ये अधिकार जो है ये करने का जो वक्फ बोर्ड को अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब कलेक्टर ही जो है मेन ये होंगे। उसमें जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पावर को समाप्त कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड के पावर को लिमिट कर दिया गया। और कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, जैसे पहले कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का मानने वाला है अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। लेकिन अभी के नए एक्ट के अनुसार सिर्फ जो है वही व्यक्ति जो बाई फेथ मुस्लिम है, इस्लाम का प्रैक्टिस करता हो, कम से कम 5 साल का, अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता। इससे पहले में था कि नॉन मुस्लिम भी अगर चाहे तो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, और इसके हिसाब से जो है अब जो है नहीं करता। फिर जो है वक्फ बोर्ड के गठन में एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जो है इसमें जो है कोई नॉन मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के गठन में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे। तो ये बिल्कुल आर्टिकल 14, 16 जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है कि आप किसी भी, जैसे गोल्डन टेम्पल का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है आपके पटना में ही जो है, जो अपना जो स्टेशन पर जो महावीर मंदिर है उसका अपना एक कमेटी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और उसके जो कमेटी, उसमें कोई मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग नहीं हो सकते, क्रिश्चियन नहीं हो सकते, सिख नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम को देना, जबकि उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये किया गया है। और आप जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 8,65,000 एकड़ वक्फ की संपत्ति है। और अगर इसका सही वक्त सही तरीके से डेवलप्ड हो तो मैं समझता हूँ कि इससे कई दर्जन यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल सकते हैं। जो हमारे जो वारिसान लोग या पूर्व से जो हमारे जो लोग थे पहले, जिस नीयत से उन्होंने अपनी ज़्यादात को वक्फ किया है, तो उस कम्युनिटी में, समाज में एजुकेशन के बढ़ावा के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के बढ़ावा के लिए तो ये किया जा सकता है। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि 8,65,000 करोड़ एकड़ ज़मीन है। उसी तरह मैं अब किशनगंज की बात करता हूँ, यहाँ 58 रजिस्टर्ड वक्फ स्टेट है। और अगर इनकी इतनी ज़मीनें हैं कि जैसे एएमयू के लिए 200 एकड़ ज़मीन के लिए परेशानी हुई तो आधा दर्जन एएमयू खुल सकता है। लेकिन आप जब देखेंगे कि जो है इसमें 1400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो रजिस्टर्ड है, उसमें 100 एकड़ ज़मीन भी कब्ज़े में नहीं है। हमारे अपने लोगों ही ने इसको खुर्द-बुर्द किया है, कब्ज़ा किया है। आप अगर वक्फ बोर्ड को अगर मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ की संपत्ति से कब्ज़ा हटाना चाहते हैं, तो वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हुए, कोई भी इंक्रोचर, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी है, उसमें कोई इंक्रोच कर लेता है तो उसमें कोई केस की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रशासन जब चाहे उसको खाली कर सकता है। सर एक बात समझनी है आपसे, जो बिल में संशोधन की बात की जा रही है और उसके आधार पर बहुत सारा अधिकार डीएम के पास होगा, और जाहिर है डीएम जो है अपनी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके अधीन होगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इसको फुल फ्लेज तरीके से अगर लागू कर दिया है तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज है जो कहीं ना कहीं यही आर्टिकल 40 में यही बात है। आर्टिकल 40 में यही बात है कि जो पहले ट्रिब्यूनल होता था, वक्फ बोर्ड का
ट्रिब्यूनल का जो फैसला फाइनल होता था, लेकिन अब कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समाहर्ता, जिला समाहर्ता जो है कोई भी संपत्ति में अगर विवाद होता है, अब देख रहे होंगे बहुत जगह विवाद चल रहा है कि ये वक्फ की है, बिहार सरकार की है, या और दूसरा विवाद चल रहा है, तो इसमें डीएम को फाइनल अथॉरिटी कर देने से इसमें क्या कर, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मन मुताबिक डीएम पर दबाव दे के प्रभाव में लाके वो जो है उस पर फैसला ले सकती है, इसका दुरुपयोग होगा। आपने अपने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ललन सिंह का जिक्र किया आपने। जी जी। इन दिनों सोशल मीडिया में ललन सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्लियामेंट में विपक्ष के साथ जो है साहब कहीं ना कहीं जो मौखिक रूप से जो एक होता वार्तालाप और सख्त वार्तालाप में वो बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों के धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मुसलमानों को किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन अभी जो आपका स्टेटमेंट है, जो आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस संशोधन से जो है साहब नुकसान होना है, तो आपकी जो अभिचार ये बात वो उस वक्त नहीं ये कहे होंगे कि इससे जो है ये होगा, जब उनको मालूम हुआ तो उस दिन वो भी न बैठे थे। ये ललन सिंह नहीं, उनके बाद हाँ पूरा जब मालूम हुआ किस किस बिंदुओं पर आपत्ति है, खुद मुख्यमंत्री ने उनको बोला है। और आप जानते हैं कि जेपीसी में पिछले 10 साल या 11वां साल है मोदी के प्रधानमंत्री काल में एक भी मामला जेपीसी में नहीं गया। तो जेपीसी में गया है तो जो सरकार के साथ सहयोगी हैं, बिना इसके तो जेपीसी से मामला नहीं टल सकता है। तो इसलिए सबसे ये है कि जो है इंसाफ के तकाजे पर कि जो सही है, ये पारदर्शी होकर के इसमें होना चाहिए। और हम लोगों ने अपनी बात को पार्टी में रखा और बुलंद आवाज़ से 6 अगस्त को आप देखिए, मेरे टाइमलाइन में जाइए, कोई लीडर हमसे पहले नहीं बोले हैं। जो पार्लियामेंट में बोले हैं, मैं तो भाई पार्लियामेंट में नहीं हूँ, पार्लियामेंट के बाहर मेरा आया, हम स्टडी किए, मेरे पास बिल है, उसके बाद किस किस पॉइंट पर मैंने जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी जो भेजना है 13 सितंबर तक, मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आप जो उनका जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस जो जेपीसी का jpcwaqf@sansadsn.nic.in jpcwaqf@sansad.nic.in इस पर जो है ईमेल करें, या बहुत सारी मिली तंजीमों द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा QR कोड भी दिया गया है। तो मैं जितने भी पढ़े लिखे हमारे जो बाशऊर लोग हैं, उन लोगों से जो है ये भी है कि खाली ये मत बोलिए कि मैंने रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके साथ आप तर्क दीजिए। जितनी बातों को बताया, ये तो कुल 42 पेज का अमेंडमेंट एक्ट। मेजर जो है मेजर जो चेंजेस जो वक्फ बोर्ड में हुए थे, अमेंडमेंट हुआ था 1995 में, लेकिन इस एक्ट इसके जरिए ज़्यादातर उसको पलट दिया गया है, उसको रिवर्स कर दिया। 2014 में भी इसमें जो 13-14 में भी इसमें चेंजेज हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत। लेकिन वक्फ की संपत्ति जिनके लिए है, जिनके जो है पूर्वजों ने ये संपत्ति जिस मकसद के लिए शरीयत के हिसाब से जो वक्फ किया है, तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए, बिल्कुल पार्शियली तरीके से, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, फिर सेकुलर मुल्क है, और यहाँ पर सबको फंडामेंटल राइट्स सबको बराबर है। ये नहीं कि किसी धर्म या कास्ट के लोगों को फंडामेंटल राइट्स कुछ अलग मिला हुआ है और लोगों को। उस हिसाब से अगर इस पर ये होगा तो निश्चित रूप से इस बिल में या तो इसको रिजेक्ट होगा, या फिर जो भी आपत्तियां हैं इसमें उसमें सीधा सुधार किया जाए।